हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया के बारे में। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग जगहों पर हमें पीजेंट मूवमेंट देखने को मिलते हैं। डिफरेंट रीजंस है जिनके वजह से ये मूवमेंट्स हुए थे। तो यहाँ पर आज के इस क्लास में जो भी इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम कवर करने वाले हैं। हम चार्ट के फॉर्म में इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये मूवमेंट्स में, इनको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कौन से साल में, कौन से ईयर में ये मूवमेंट हुआ था, इसके मेन लीडर्स कौन थे, कौन सी जगह पर, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए हमें ये सारे चीज़ों को समराइज करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहला जो मूवमेंट है वो है इंडिगो रिवॉल्ट, जिसको हम नील विद्रोह कहते हैं। इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था 1859 से 1860 के बीच में। ये बेसिकली बंगाल में हुआ था। वहाँ पर एक नदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बाद में जाकर पूरी बंगाल में ये फैल गया था। इसके जो मेन लीडर्स थे वो थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। अब नील रिवॉल्ट किस वजह से हुआ था? इंडिया में इंडिगो कल्टीवेशन को ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा प्रोमोट कर रहे थे, उनको इंडिगो की ज़रूरत थी। इस वजह से वो लोग पहले इंडियंस को लोन देते थे, उनको पैसा देते थे ये इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए या फिर इंडिगो को उत्पादन करने के लिए। फिर उनसे वो इंडिगो वो लोग खरीद लेते थे। ये पहले शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। वो लोग पैसे तो दे रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट था, इसके वजह से जो किसान थे वो लोग इसको रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो जितना इंडिगो उत्पादन कर रहे थे वो सफिशिएंट नहीं हो रहा था। फिर बहुत सारे जगहों पर जो ब्रिटिशर्स थे वो फोर्सफुल्ली फार्मर्स को इंडिगो ग्रो करने के लिए मजबूर कर रहे थे। उनका जो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है या फिर जो भी चीज़ें वो लोग उत्पादन करते थे उनको छोड़ के सिर्फ इंडिगो के प्लांटेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा था। तो ये सारे एक्सप्लॉयटेशन के वजह से जो फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। वो लोग और भी ज़्यादा कर्ज में डूबने लगे। तो इसके खिलाफ जाकर ये इंडिगो रिवॉल्ट होता है, यानी कि नील विद्रोह होता है, जहां पर विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास मेन लीडर का रोल निभाते हैं। अब ये जो मूवमेंट है ये बहुत हद तक सक्सेसफुल था, जहां पर बाद में ब्रिटिश इंडिया को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस में बदलाव लाने पड़े थे। तो ये जो मूवमेंट है ये इंडिया के बाकी जो पीजेंट मूवमेंट है उनके लिए बहुत एक इंस्पायरिंग स्टोरी था, जिससे प्रभावित होकर बाकी बहुत सारे मूवमेंट्स हम इंडिया में देखते हैं। फिर जो मूवमेंट है वो है पाबना मूवमेंट। पाबना मूवमेंट भी बंगाल में हुआ था। ये 1873 से लेकर 1876 तक हुआ था, और इसमें जो लीडर थे, मेन जो लीडर थे वो थे ईशान चंद्र रॉय। इनको विद्रोही राजा भी कहा जाता है। अब ये जो पाबना रिवॉल्ट है, पाबना रिवॉल्ट में जो ज़मींदार से उनके खिलाफ जाकर मूवमेंट छेड़ी जाती है। यहाँ पर बंगाल में ज़मींदार बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे थे किसान लोगों को। यहाँ पर उनका जो लैंड का रेंट है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके थे। इसके वजह से जो किसान है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी, और वो लोग जाकर पाबना रिवॉल्ट करते हैं। फिर जो रिवॉल्ट है वो है डेक्कन रायट्स। डेक्कन रायट्स 1875 में होता है। ये पुणे महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हम देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर है, सबसे इम्पोर्टेंट लीडर है वो है वासुदेव बलवंत फाड़के। अब डेक्कन रायट में भी मनी लैंडर्स के खिलाफ यहाँ पर मूवमेंट छेड़ी जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगा दिया जाता है पैसों में, जिसके वजह से जो किसान है उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन झेलनी पड़ती थी। इस वजह से जो फार्मर्स है वो दिन ब दिन और भी कर्जे में डूबते जा रहे थे, और इसके खिलाफ ही डेक्कन रायट्स हुआ था महाराष्ट्र में। फिर जो मूवमेंट है वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह का नाम हम सभी जानते हैं। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और इसमें जो मेन लीडर थे वो थे महात्मा गांधी। ये चंपारण सत्याग्रह
शुरुआत बहुत सारे और लोगों ने की थी, बहुत सारे किसानों ने मिलकर, लेकिन लास्ट में जाकर जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडरशिप दी थी वो थे महात्मा गांधी। और ये जो मूवमेंट हुआ था वो था चंपारण बिहार में। अब ये भी एक इंडिगो कल्टीवेशन का ही कारण है। यहाँ पर जो चंपारण बिहार है वहाँ पर भी इंडिगो बहुत ज़्यादा कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के द्वारा, यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा ये इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए जोर दिया जा रहा था, जिसके वजह से जो फार्मर्स है वो बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ रहे थे। यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा था वो था 3 काठिया सिस्टम। ये 3 काठिया सिस्टम के वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन झेलनी पड़ी थी। बाद में जब अब गांधी जी इसका हिस्सा बने, जब इस मूवमेंट का हिस्सा बने, तब जाकर यहाँ पर राहत मिली और जो किसान है उनको उनका हक मिला। यानी कि ये चंपारण सत्याग्रह एक सक्सेसफुल मूवमेंट बना। फिर और एक मूवमेंट हम देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। ये खेड़ा गुजरात में ये मूवमेंट हुआ था। इसमें जो मेन लीडर्स थे वो थे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो 2 इंपॉर्टेंट नाम है इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर महात्मा गांधी का जो मेन 2 पीजेंट मूवमेंट है, एक है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ पर जहाँ पर भी गांधी जी गए थे वहाँ पर वो लोग उन्होंने अपना मूवमेंट को सक्सेसफुल करके दिखाया था। अब खेड़ा में क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि उस जगह पर, खेड़ा जो जगह है गुजरात में, वहाँ पर क्रॉप फेलियर हो गई थी। यानी कि जो फसल था वो फसल नहीं फली थी। वहाँ पर जो भी किसान है वो उत्पादन करने में, फसल उत्पादन करने में नाकामयाब रहे थे बहुत सारे रीज़न के वजह से। यहाँ पर इसके वजह से उनका जो टैक्स है उनको गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था कि उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा क्राइसिस के सिचुएशन के वक्त भी उनके ऊपर टैक्सेस और भी ज़्यादा डाल दिए जा रहे थे, यानी कि उनके ऊपर फोर्स किया जा रहा था। बाद में जाकर महात्मा गांधी इस मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं, जहां पर ऑलरेडी सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले से ही थे। वहां पर इस मूवमेंट के वजह से ये जो फार्मर का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बाद में जाकर सॉल्व हो जाता है और गवर्नमेंट बहुत सारे और भी इनिशिएटिव लेती है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर जो मूवमेंट है वो है एका मूवमेंट। एका मूवमेंट 1921 में हुआ था और ये आज के उत्तर प्रदेश, उस टाइम पर यूनाइटेड प्रोविंसेस में ये मूवमेंट हुआ था। इसमें मेन लीडर थे मादारी पासी। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे लोकल लीडर्स थे। अब ये एका मूवमेंट में भी हाई रेंट्स के खिलाफ यहाँ पर मूवमेंट छेड़ी जाती है। यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो लोग बहुत ही ऑप्रेसिव सिस्टम प्रैक्टिस करते थे, यानी कि जो भी किसान थे उनका शोषण बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। खास करके यहाँ पर टेनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो भी किसान खेती कर रहे थे उनको उनकी जगह पर कोई राइट नहीं दी जा रही थी। यहाँ पर लैंडलॉर्ड के पास ही सारे राइट्स थे, तो इसके खिलाफ जाकर मूवमेंट हुई थी, एका मूवमेंट। फिर हम देखते हैं बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसके जो मेन लीडर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये मूवमेंट हुआ था बरदौली गुजरात में। अब ये जो बरदौली सत्याग्रह है ये भी मेनली लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम है इसके खिलाफ, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इम्पोज कर रही थी किसानों के ऊपर। किसी भी एक जगह के लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ रहा था, जिस वजह से किसान बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब रहे थे। इस वजह से इसके अगेंस्ट जाकर भी किसान आंदोलन करते हैं उस जगह के, बरदौली गुजरात के। तो इसी आंदोलन को बरदौली सत्याग्रह कहा जाता है। फिर जो मूवमेंट है, पीजेंट मूवमेंट है, वो है तेभागा मूवमेंट। तेभागा मूवमेंट 1946 से 1947 तक होता है और ये बंगाल में होता है। अब तेभागा मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है इंडियन पीजेंट मूवमेंट में। यहाँ पर जो मेन लीडरशिप है, बहुत सारे अलग अलग लीडर है, लेकिन इसको मेनली गाइड किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो किसान विंग है, यानी कि जो फार्मर्स विंग है, एग्रीकल्चर का विंग है, वो किसान सभा, इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का किसान सभा इस तेभागा मूवमेंट को लीड करती थी। अब यहाँ पर तेभागा मूवमेंट में
उससे पहले जो सिस्टम था बंगाल में, वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। यहाँ पर जो 1/2 ऑफ शेयर था वो लैंडलॉर्ड्स को दे देना पड़ रहा था और जो पीजेंट है उनके पास सिर्फ हाफ रह रहा था। तो इसके खिलाफ, इस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ जाकर किसान आंदोलन कर रहे थे और वो लोग तेभागा की बात कर रहे थे, यानी कि 3 भाग। यहाँ पर 3 भाग में से एक भाग जो है वो मिलेगा लैंडलॉर्ड को और बाकी जो 2 भाग है वो किसान अपने पास रखेंगे। इस तरीके का एक सिस्टम के इम्पोजन के लिए, इस तरीके का एक सिस्टम को चालू करने के लिए तेभागा मूवमेंट हुआ था, जहां पर 1/3 सिर्फ लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा और बाकी का जो 2/3 है वो किसान अपने पास रखेंगे, ताकि जो किसान है, जो शेयर क्रॉपर है, उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिल सके और उनका जो जीवन शैली है वो और भी बेहतर हो सके। फिर जो मूवमेंट है वो है तेलंगाना रेविलियन। हमने पिछले क्लास में भी एक तेलंगाना मूवमेंट को पढ़ा था। वो बेसिकली एक एथनिसिटी के बेसिस पर एक मूवमेंट था और यहाँ पर जो हम मूवमेंट पढ़ रहे हैं वो एक किसान आंदोलन है, यानी कि एक पीजेंट मूवमेंट है। अब ये जो तेलंगाना रेविलियन पीजेंट मूवमेंट है ये हुआ था 1946 से लेकर 1951 तक। ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब इसमें लीड करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे लोग और इसमें जो मेन लीडर थे वो थे पुचलपल्ली सुंदरैया। पुचलपल्ली सुंदरैया इस तेलंगाना मूवमेंट को लीड करते थे, जो कि एक किसान आंदोलन है। अब यहाँ पर जो हैदराबाद का निजाम थे उनके खिलाफ जाकर लोग रिवॉल्ट करते हैं। उनका जो एक फॉर्डल सिस्टम था, जो एक ऑप्रेसिव सिस्टम था, उसके खिलाफ लोग आंदोलन छेड़ते थे। यहाँ पर हैदराबाद के जो निजाम थे वो उनके पास सारे चीज़ों का राइट था, लैंड भी उनके कंट्रोल में था और कौन किस तरीके का खेती करेगा ये सारे चीज़ें भी उनका ही डिसीजन था। तो इस तरीके का ऑप्रेसिव सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ये तेलंगाना रिविलियन हुआ था, जहाँ पर निज़ाम के खिलाफ लोग जा रहे थे और यहाँ पर जो बॉन्डेड लेबर का सिस्टम था इसको एबोलिश करने की कोशिश की जा रही थी और जो पीजेंट है उनको एक बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। अब हम जब भी कोई कम्युनिस्ट पार्टी का मूवमेंट देखते हैं, खासकर किसानों को लेकर, वहाँ पर जो मूवमेंट है वो बहुत जगहों पर वायलेंट भी हो जाता है और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी इंडिपेंडेंस के आगे की वक्त और इंडिपेंडेंस के बाद के वक्त भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, जहाँ पर वो लोग फार्मर्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, फार्मर्स के बारे में बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। फिर जो मूवमेंट है वो है भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट एक अलग तरीके का मूवमेंट है। ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तेलंगाना में, बाद में ये नेशन वाइड स्टार्ट किया जाता है और ये मूवमेंट हुआ था 1951 में। इसको लीडरशिप करते हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे भूदान मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब ये भूदान मूवमेंट बाकी मूवमेंट से कैसे अलग है? यहाँ पर कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा है, यहाँ पर मेनली जो लैंड लॉर्ड्स है उनको भूदान करने की बात की जा रही है, यानी कि जिसके पास सरप्लस लैंड है, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, उनको अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से दूसरों को दे देने की बात की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे उस टाइम पर जो इस इनिशिएटिव का पार्ट बने और अपना जो ज़्यादा ज़मीन है वो ज़मीन किसानों को दे रहे थे। तो इसमें वॉलंटियरी लैंड डोनेशन की बात की जा रही थी। जो लैंडलेस पुअर है उनको लैंड डोनेट करने की बात की जा रही थी, लेकिन हर कोई इंसान इसको नहीं मान रहा था क्योंकि वो अपना लैंड अपने खुद के पास रखना चाह रहा था। तो ये जो भूदान मूवमेंट है ये पार्शियली सक्सेसफुल हम कह सकते हैं। अब ये जो भूदान मूवमेंट है, भूदान मूवमेंट से एक मिलता जुलता मूवमेंट भी महात्मा गांधी ने छेड़ा था, जो था ट्रस्टीशिप का मूवमेंट, जहां पर उन्होंने लोगों को ट्रस्टी की तरह ट्रीट करने की कोशिश की थी। उन्होंने बोला था, गांधी जी ने बोला था कि जो भी जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको ट्रस्टीज की तरह काम करना होगा और जो गरीब है उन तक चीज़ें पहुंचानी होगी, उनको पैसे बांट देना चाहिए। फिर ये जो भूदान मूवमेंट है ये उससे ही मिलता जुलता एक मूवमेंट है।
फिर जो मूवमेंट है वो है नक्सलबाड़ी अपराइजिंग या फिर नक्सलबाड़ी मूवमेंट। नक्सलबाड़ी मूवमेंट के बारे में हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं। ये हुआ था 1967 में, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये हुआ था 1967 में। ये वेस्ट बंगाल में हुआ था और इसके जो मेन लीडर्स है वो है चारू मजूमदार एंड कानू सान्याल। ये दोनों लीडर्स का नाम जरूर याद रखिएगा, चारू मजूमदार, कानू सान्याल। अब नक्सलबाड़ी अपराइजिंग या फिर नक्सलबाड़ी मूवमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है। ये बेसिकली एक आर्म्ड स्ट्रगल है, यानी कि जो किसान है वो सशस्त्र आंदोलन करते हैं और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। ये नक्सलबाड़ी में जो प्रॉब्लम था वो मेनली प्रॉब्लम हो रहा था स्लो लैंड रिफॉर्म के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, यानी कि लैंड रिफॉर्म का सिस्टम ऑल ओवर कंट्री चल रहा था, लेकिन वहाँ पर जो पेस था वो बहुत स्लो था। जो भी वहाँ पर किसान लोग थे उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा था, उनको लैंड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था। ये सारे सिस्टम के खिलाफ लोग जाकर लड़ रहे थे। यहाँ पर जो भी जिनके पास पैसा था वो बेसिकली एक्सप्लॉयट कर रहे थे और उनके खिलाफ जाकर ये नक्सलबाड़ी अपराइजिंग या फिर नक्सलबाड़ी मूवमेंट होता है। अब इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पहले क्लास करा के रखी है। फिर जो मूवमेंट हम देखते हैं वो है सिंगूर मूवमेंट। सिंगूर मूवमेंट बेसिकली एक नए दौर का मूवमेंट है। ये मूवमेंट हुआ था 2006 में। ये हुआ था सिंगूर वेस्ट बंगाल में और इसको मेनली लीड किया था ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी के साथ और भी लोग इसमें जुड़े हुए थे। आप लोग सभी ममता बनर्जी को तो जानते ही होंगे, वो वेस्ट बंगाल का सीएम है। तो यहाँ पर इस मूवमेंट के वजह से बाद में जो तख्ता पलट हुआ था उसके वजह से ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की लीडरशिप में आई थी। अब सिंगूर में क्या प्रॉब्लम हुआ था जिसके वजह से एक आंदोलन छेड़ी गई थी। यहाँ पर जो लैंड था वो फोर्सफुली खाली कराया जा रहा था, यानी कि ज़मीन जो किसान लोग थे उनका जो एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड था उनको फोर्सफुली लिया जा रहा था एक प्रोजेक्ट के लिए, एक इंडस्ट्रियल पर्पस को लेकर यहाँ पर ये किया जा रहा था। लोगों से फोर्सफुली उनका जगह छीना जा रहा था। तो इसके खिलाफ जाकर लोग रिवॉल्ट करते हैं। इसमें भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी और ये जो मूवमेंट है ये बहुत हद तक सक्सेसफुल था और इसी मूवमेंट के वजह से वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिकली भी बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने लगभग 12 पीजेंट मूवमेंट को कवर करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनको आप लोग याद रखिएगा। खासकर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। अब पीजेंट मूवमेंट को लेकर मैंने ऑलरेडी पहले एक क्लास करा के रखी है। उस क्लास में आप लोगों को बहुत सारे और भी डिटेल्स मिल जाएगी। इस वजह से वो जो पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया का क्लास है उसको देखना मैंडेटरी है। वहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि किस तरीके से इंडिया में अलग अलग फेजेस में अलग अलग जो पार्टीज है वो किस तरीके से पीजेंट मूवमेंट में अपना योगदान देती है। वहाँ पर तेभागा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट, ये सारे चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस की है। फिर इंडिया में पोस्ट कॉलोनियल यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके का पीजेंट मूवमेंट में हम बदलाव देखते हैं, फिर हमारी कॉन्टेम्पोररी टाइम में किस तरीके का मूवमेंट हुआ था, ये सारे चीज़ें ऑलरेडी मैंने क्लास करा के रखी है। मैं उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप लोग वो क्लास ज़रूर देखिएगा। आपका पीजेंट मूवमेंट को लेकर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लैरिफाई होने वाली है। तो आज का क्लास यहाँ पर ही हम ख़त्म करते हैं। आज हमने पढ़ा है पीजेंट मूवमेंट के बारे में। इससे पहले हमने एनवायरमेंटल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, एथनिक मूवमेंट की क्लास ऑलरेडी करा रखी है। तो अगर आपने अभी तक वो सारी क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि जो भी कास्ट बेस्ड मूवमेंट है उनको हम कवर करेंगे। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है, पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।